Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. पहले आर्टिकल में we will be discussing about step and shoot spot scanning proton arc therapy जिसे आप स्पार्क के नाम से जानेंगे. देन सेकेंड आर्टिकल ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बारे में. इजराइल का ये एक ऑपरेशन था जहां पर उन्होंने ईरान को टारगेट किया. वी गोना टॉक अबाउट दिस. देन फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात करेंगे. गवर्नमेंट ने 300 प्लस सेल्स को स्टैब्लिश किया यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे रिसेंटली मतलब हुआ क्या है, ये स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटोन आर्क थेरेपी के बारे में हम समझते हैं. यहां पर रिसेंटली एक 46 ईयर फीमेल को उसके फेशियल नर्व्स और इसके आसपास के इलाके में एक पैरोटाइड ग्लैंड कैंसर था. इसको ट्रीट करने के लिए विलियम बेमाउंट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने यूज किया स्पार्क को. SPA आर्क. ठीक है जी, स्पार्क. अब ये जो थेरेपी है ये एक नई थेरेपी है जहां पर क्या होता है कि एक तरह की ये रेडिएशन थेरेपी है जहां पर ट्रीट किया जाता है एक रोटेशनल मोशन के साथ. आर्क क्या होता है कि कुछ इस तरह की जो जैसे आपको मशीन देखने को मिल रही है, अलग अलग एंगल्स के ऊपर पर्सन के जो टिश्यूज है जहां पर कैंसर सेल्स देखने को मिल रहे हैं उनको ट्रीट करता है. तो यहां पर मल्टीपल एंगल्स पे आप रेडिएशंस को डिलीवर करते हो जिससे प्रिसाइज एक कंफर्म डोज पेशेंट को मिल पाती है और इससे हम ट्यूमर को ट्रीट कर पाते हैं. अब इसके दो वेरिएंट है. एक है फोटोन बेस्ड आर्क थेरेपी. एक फोटोन बेस्ड आर्क थेरेपी में स्पार्क है और दूसरा है आपका वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी. तो वैमैट एंड स्पार्क ये दो अलग अलग वेरिएंट्स है इसके. अब हम यहां पर बात करें स्पार्क की, तो स्पार्क एक नेक्स्ट जनरेशन आपकी फोटोन थेरेपी है जहां पर आपकी दो फॉर्म्स इन्वॉल्व होती है. एक होते हैं स्पार्क जो कि क्लिनिकली यूज की जा रही है, एक डायनेमिक स्पार्क जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट में है. अब इसमें एक प्री डिटरमाइंड स्पॉट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स एनर्जी को टारगेट करते हो जिससे आप पहली लेयर के टिश्यूज को क्या कर देते हो, रप्चर कर देते हो, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हो. देन ऐसे ही अलग अलग स्पॉट्स को हम डिजाइन करते हैं जहां पर आप ये कह सकते हो कि एक 20 से 80 डिग्री की आर्क के बीच में मशीन को रोटेट किया जाता है और अलग अलग एंगल्स पे ट्यूमर सेल को स्टिमुलेट किया जाता है. अब यहां पे ब्रेन सेल्स के ऊपर, ऑप्टिकल नर्व्स, ओरल कैविटी और स्पाइनल कनाल के ऊपर जो असर है वो पहले के मुकाबले में काफी कम देखने को मिलता है. मोर ओवर ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है. आपके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्स ट्यूमर सेल्स जो होता है उनको भी ये डिल्यूट कर सकता है और टाइमली इसमें आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट की सेटिंग रहती है यहाँ पर. 7 से 8 वीक के अंदर 15 से 18 मिनट की सेटिंग, तकरीबन 33 सेटिंग्स होती हैं 6 to 7 वीक्स के अंदर और इससे डिजायर रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं. तो इसमें बिम मॉड्यूलेशन, सिंथेटिक सीटी इंटीग्रेशन और एनर्जी लेयर पेंटिंग ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. बट कॉस्टली है ये. अभी रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं मिला है इसे. अभी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है. बहुत सारे देशों में अभी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये आपके सामने रहती है. आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल के बारे में जहां पे हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के रिलेशन की. देखिए ये बात किसी से नहीं छुपी है कि इजराइल और ईरान के जो रिलेशन है काफी समय से ही खराब चल रहे हैं. इट वाज लाइक 1979 जो मॉडर्न एरा में आप बात करते हैं, मिडिल ईस्ट में एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है बिटवीन ईरान एंड इजराइल. उससे पहले तक थोड़े रिलेशन ठीक थे, बट यहां पर आप ये मान के चलो कि इजराइल हमेशा ये अक्यूज करता है कि ईरान कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करने की और इसी वजह से यहां पे हमेशा से ही ईरान और इजराइल के बीच में रिलेशन खराब रहे हैं. अब यूएस भी कहीं ना कहीं इसमें इजराइल का साथ देता है. तो अभी यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने के लिए ईरान के जो इजराइल है इसने तकरीबन 100 से ज्यादा अटैक्स कंडक्ट किए हैं यहां पर और ये 100 अलग अलग ठिकाने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आप ये मान के चलो कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं. कई ऑफिशियल्स के रेजिडेंसीज पे भी यहाँ पर अटैक किया गया है एंड इवन जो सेंट्रीफ्यूगेशन जहाँ पर चल रही है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, उनको भी यहाँ पे टारगेट किया गया और इसको पूरे को यहाँ पे नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन.
अब इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि भाई इसराइल के ऊपर 100 से ज्यादा ड्रोन के साथ अटैक वेरियस ओकेजन्स पे किया गया है ईरान और उसके कहीं ना कहीं ये जो आप ये कह सकते हो कि प्रॉक्सीज है उनके द्वारा, जिसमें हिजबुल भी आ जाता है और कहीं ना कहीं हुतीज रिबल भी आ जाते हैं और बहुत सारे और भी रेडिकल जो लाइक आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो यहां पर 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने 100 से ज्यादा मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है, जिसमें नंताज जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो सबसे मेजर है। इसके साथ साथ टॉप ऑफिशियल्स जैसे चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, रेवोल्यूशनरी गार्ड हेड और आपके मिसाइल प्रोग्राम हेड, इनको भी यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा ड्रोन्स यहाँ पे ईरान ने भी अभी रिसेंट टाइम में लॉन्च किए। अब इसमें मोसाद का रोल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या कहा जाता है कि भाई एक सटीक लोकेशन का पता लगा पाने में कहीं ना कहीं इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई सानी नहीं है, मतलब कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। अब अटैक करने के पीछे रीजन क्या था? मिलिट्री कमांड को कहीं ना कहीं क्रिपल करना। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक कंफर्म एक व्यू था कि भाई आज की डेट में जो इजराइल है काफी करीब ईरान है वो काफी करीब पहुंच गया था अपनी न्यूक्लियर एक्वायरमेंट, यानी आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में। तो इस वजह से भी हम कोशिश कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाइक स्प्रेड ना होने दिया जाए और उसको वक्त रहते ही रोक लिया जाए। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए ईरान और इजराइल के बीच में। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आगे भी चलता रहे, लेबनान, सीरिया, गाजा और रेड सी के ऊपर। एंड अप्रोक्सीमेटली एक दिन के अंदर ही आपका जो तेल के भाव है वो 8% से इंक्रीज हो गए और लगभग ग्लोबल 20% ऑयल की ट्रेड इसी एरिया से होती है, गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए। तो ये पूरे रूट पे अभी आपको डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकती है। इंडिया की एक्सपोर्ट कॉस्ट कहीं ना कहीं 40 to 50% इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब हमें जैसे मान लीजिए ये जो आपका पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका के पूरे इस तरफ से घूम के जिब्राल्टर स्ट्रेट से एंटर करना पड़ता है यूरोप में, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। एंड यहां पे ये कहा जाता है कि भी इसके इंपोर्ट, क्योंकि इंडिया 80% अपने क्रूड ऑयल का करता है, तो इंपोर्ट की वजह से इंडिया के मतलब आप ये कह सकते हो कि फॉरेक्स की रिजर्व के ऊपर असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारी एक्सपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी। इससे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आने के भी चांसेस रहेंगे। अब वैसे इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, बट स्टिल अभी हमें फोकस करना चाहिए कि उन रिजर्व्स को और ज्यादा कैसे बड़ा करा जा सके। हमें अपनी एनर्जी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और हमें और ज्यादा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अभी सोल्यूशन इसका यही है कि भाई यूएन लेड एंगेजमेंट के थ्रू ईरान और इजराइल के बीच में हम किसी तरह से पीस एस्टैब्लिश कर सकें और इस रीजनल पीस के फ्रेमवर्क को हम डिजाइन कर सकें। वैसे मीडिएशन भी एक सोल्यूशन है जहां पर लाइक माइंडेड कंट्रीज आके यहां पर इजराइल और ईरान के बीच में सुलह करा सके। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली 324 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने फॉरेस्ट एक्ट के अंडर सेल्स को स्टैब्लिश किया 18 स्टेट्स और यूटी में। अब 17 स्टेट लेवल फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स को यहां पर क्रिएट किया गया है एंड इसको स्टैब्लिश किया गया धरती अब्बा जन जागृति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंडर, जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2024 में। अभी ये फर्स्ट टाइम है जब से ये एक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके बाद से पहली बार इस तरह का कुछ स्टेप यहां पे लिया गया है। अब वैसे इस एक्ट का पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसमें 4 राइट्स मिलते हैं फॉरेन जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है उनको। पहला हैबिट मतलब आप ये कह सकते हो टाइटल राइट, 4 हेक्टेयर मैक्सिमम लैंड हम यहां पर इन्हें एलोकेट करते हैं मैक्सिमम। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर था तो 2 हेक्टेयर ही मिलेगा, अगर 5 था तो 4 ही मिलेगा मैक्सिमम। फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में भी हम इनको राइट देते हैं। फिर कंपनसेशन होती है कि अगर जबरदस्ती इनको इवैक्यूएट करवाया गया है एरिया से तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। देन लास्ट में यहाँ पे एक चीज प्रोविजन ये भी है कि इन केस आप कोई भी डेवलपमेंट वर्क करते हो या कंजर्वेशन एफर्ट्स डालते हो तो बॉटम अप अप्रोच रहेगी। इनके साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी इनके साथ मिलके ही आप इनको वो प्लान कर सकते हो। देन यहां पर हिस्टोरिकली जो भी इनजस्टिस हुआ है इस कम्युनिटी के साथ उसको वापस से मतलब ठीक करने के लिए एक्ट आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे ग्राम सभा यहां पर प्राइमरी स्क्रूटनी करती है, उसके बाद आप मान के चलें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे वेरियस कम्युनिटी भी इस चीज को मॉनिटर करती है।
तो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई फॉरेस्ट राइट देती है, लाइवलीहुड को इंश्योर करती है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करती है एंड डेमोक्रेटाइज करती है आपकी गवर्नेंस को। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट यहाँ पर आपको मिलता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट मैनेज करने में भी आपका रोल रहेगा। ग्राम सभा आपकी फॉरेस्ट राइट कमेटी को रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, देन सब डिविजनल लेवल पे कमेटी इसको जज करती है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी कमेटी इसको जज करती है, फिर स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी आपको इसको राइट्स को अप्रूव करती है। अब देखिए इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि जैसे कौन कौन इसमें मेंबर्स रहते हैं, तो तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं। ट्राइबल अफेयर के मिनिस्ट्री के होते हैं, रेवेन्यू के होते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं। तो ये तीनों मिलके यहाँ पर डिसाइड करते हैं और उनके साथ 3 मेंबर्स और होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उस एरिया के। अब यहां पर धरती अब्बा जन जागृति ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने 2024 में स्टार्ट किया था। 25 इंटरवेंशन की बात की जा रही थी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो ट्राइबल अफेयर ट्राइबल मुद्दों को कहीं ना कहीं डील करते हैं, उनको एक जगह कन्वर्ज करने की। लगभग 68,000 ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस हैं हमारे, तो उन सभी को इससे फायदा होगा। और इससे हमारी फोकस ये भी है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसको हम हर जगह पे इंप्लीमेंट कर सके। तो डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क वगैरह मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा यानी उसका ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का काफी मेन रोल रहता है इसमें। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।